तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बेसिकली क्या है, एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली in instruction set architecture, it consists of many more things. So I'm coming directly to that point, instruction format. So before talking about instruction format, let's discuss the instruction code. As I already explained earlier, an instruction, that means low level instruction, that means machine level instruction, consisting of group of bits of zeros and ones. So these group of bits inside an instruction or corresponding to an instruction is called as the instruction code for that instruction. किसी instruction के लिए जो corresponding code है, code in the sense of the bit string, combination of string, this is simply the instruction code. तो instruction codes में हमारे मेमोरी वर्ड्स भी वही बिट स्ट्रिंग में स्पेसिफाई होते हैं, और ऑपरेशंस ऑपरेंड्स जो हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में अभी पढ़ेंगे। तो जो ये बाइनरी कोड है हमारा इंस्ट्रक्शन कोड, जिससे कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन बन रहा है, वो डिफरेंट वेज में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स में। तो उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो नाउ वी कैन टॉक अबाउट द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो अभी जो मैंने बताया कि इंस्ट्रक्शन कोड है, दैट मींस बिट पैटर्न, बिट स्ट्रिंग। तो ये देखने में तो सिंपली हमें बिट पैटर्न लगेगा, बट इट कंप्राइजेस ऑफ मेनी मोर थिंग्स। तो ये क्या है, हमारा लेआउट ऑफ द बिट्स है इन द इंस्ट्रक्शन, जिसको हम डिफरेंट फील्ड्स में और डिफरेंट वैरायटी ऑफ वेज में अरेंज कर सकते हैं। हमारे अरेंज करने का मतलब कि कंप्यूटर में प्री डिफाइंड मीनिंग है हर एक ग्रुप ऑफ बिट्स की। जो इंस्ट्रक्शन कोड है वो तो कंप्लीट बिट स्ट्रिंग है, बट फ्रॉम दिस इंस्ट्रक्शन कोड सेपरेट ग्रुप ऑफ बिट्स रिप्रेजेंट्स द मेनी मोर थिंग्स, सेपरेट कोड। तो इट डिपेंड्स ऑन मशीन टू मशीन। किसी मशीन में इस बिट स्ट्रिंग की मीनिंग कुछ और है, दूसरी मशीन में कुछ और है। तो जो ये लेआउट है corresponding to different formats of the bit pattern is the instruction format. So in fact this is dependent on the CPU. Each CPU has its own particular instruction code format. For example, let's say inside some instruction 15 bits are used, starting from 0 to bit 15. So from this 16 bits, here it is given as the opcode and address. So we are coming to that point कि opcode क्या है और address क्या है। But at this moment हम instruction code और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो हमारा जो इंस्ट्रक्शन होता है, दैट मींस बिट पैटर्न, एक ही चीज है, तो उसको हम कंप्लीट इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो ऑपकोड, दूसरा ऑपरेंड्स, क्योंकि इसमें डायग्राम में एड्रेस से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ऑपकोड इज द ऑपरेशन कोड, मतलब कि क्या ऑपरेशन सीपीयू परफॉर्म करेगा उस इंस्ट्रक्शन के करेस्पॉन्डिंग। और एड्रेस हियर रिप्रेजेंट्स फॉर द एड्रेस ऑफ द और लोकेशन ऑफ द ऑपरेंड्स। अब इस डायग्राम में 16 बिट दिख रही हैं, तो ये सिंपली एक ऐसा कोई हमेशा जरूरी नहीं कि 16 बिट्स ही ओवरऑल इंस्ट्रक्शन में हो। ये ऑपकोड इसमें 4 बिट का है, वो भी कोई जरूरी नहीं है। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की हम बात कर रहे थे, तो जनरली क्या है, एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कैन बी पॉसिबल।
और जो हमारा ऑपकोड है और ऑपरेंड है उसके बारे में अभी बात करेंगे। तो इट इज दिस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट मतलब इंस्ट्रक्शन कोड से जो डिफरेंट बिट पैटर्न की मीनिंग है उससे मतलब है। तो हमारा ऑपकोड होगा, ऑपरेंड्स होगा। तो इसके बारे में डिटेल्स में हम आगे की स्लाइड्स में बात करेंगे। अब बात करते हैं ऑपरेशन कोड की, ऑपकोड की। तो ऑपकोड जैसे मैंने बताया कि बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ बिट्स है। जो बिट स्ट्रिंग है, जो इंस्ट्रक्शन कोड की बिट स्ट्रिंग है, उसमें से कुछ बिट जनरली एक्सट्रीम लेफ्ट, कन्वेंशनली एक्सट्रीम लेफ्ट बिट्स, सम ऑफ द बिट्स। अब ये कितनी बिट होंगी और कैसे ऑपकोड डिजाइन होगा और कितने ऑपकोड होंगे, अभी हम आते हैं उस पॉइंट पर। तो ऑपकोड डिसाइड्स द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म बाय द सीपीयू। तो ये प्रोसेसर यानी सीपीयू के जो डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं उनमें से कोई एक ऑपरेशन, एक इंस्ट्रक्शन में एक ही ऑपरेशन के करेस्पॉन्डिंग बिट्स पुट होंगी। तो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होंगे, तो दे कैन बी हैविंग डिफरेंट ऑपकोड। तो ये हमारा क्या है, सबसे बेसिक पार्ट है ऑपकोड किसी इंस्ट्रक्शन कि जो सीपीयू को बताता है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं सीपीयू में, अरिथमेटिक, लॉजिकल, डेटा मैनिपुलेशन, कॉम्प्लीमेंट, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एक्सेट्रा, दीज आर द डिफरेंट ऑपरेशंस। तो ये तो है हमारा ऑपकोड यानी ऑपरेशन कोड से मतलब जो हमारा उसमें इंस्ट्रक्शन में कन्वेंशनली एक्सट्रीम लेफ्ट में हम लिखते। अब बात करते हैं ऑपकोड बिट्स की। तो ऑपकोड बिट्स कितनी होंगी ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर। सपोज कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगर हमारे 20 है तो ऑपकोड बिट 5 होंगी। अगर 3 बिट्स हम यूज करते हैं तो वी कैन have maximum 8 combinations. If 4 bits are there, so we can have up to 16 combinations. If 5 bits, up to 32 combinations. तो अगर कोई सीपीयू है हमारा जो n बिट यूज कर रहा है ऑपकोड के लिए, तो दैट मींस टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो सीपीयू सपोर्टेबल है, सीपीयू के इंस्ट्रक्शन सेट में जो टोटल इंस्ट्रक्शन है वो 2 रेज टू द पावर n या उससे कम, लेकिन 2 रेज टू द पावर n-1 से ज्यादा होंगे। मतलब कि इफ n बिट्स आर यूज्ड फॉर ऑपकोड एक्सट्रीम लेफ्ट n बिट्स, तो उस n बिट के कोड के लिए हमारे पास सीपीयू के पास जो इंस्ट्रक्शन अवेलेबल हैं वो 2 रेज टू द पावर n अप टू 2 रेज टू द पावर n। और जो इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं उसके बेस पर ऑपकोड बिट्स डिजाइन की जाती हैं। तो अगर 64 डिस्टिंक्ट ऑपरेशन सीपीयू सपोर्ट कर रहा है तो ऑपकोड बिट 6 ऑपकोड जो हमारा होगा वो 6 बिट का होगा। यानी 32 से ज्यादा अगर कितने भी इंस्ट्रक्शन हैं अप टू 64, तो हमें 6 बिट की रिक्वायरमेंट होगी फॉर ऑपकोड डिजाइन, क्योंकि 6 बिट से मैक्सिमम जो कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं 64। अब दूसरा जो पार्ट है इंस्ट्रक्शन का वो है ऑपरेंड्स। तो ऑपकोड तो ये शो करता है कि सीपीयू क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो उस ऑपरेशन के लिए सीपीयू को ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऑपरेंड्स इन द फॉर्म ऑफ एड्रेसेस कि वो ऑपरेंड्स सीपीयू को कंप्यूटर के अंदर कहाँ मिलेंगे, मतलब वेयर इज द लोकेशन ऑफ द ऑपरेंड्स करेस्पॉन्डिंग टू दिस इंस्ट्रक्शन हैविंग द दिस ऑपकोड। मतलब ऑपकोड यानी इंस्ट्रक्शंस का जो है उस ऑपकोड के लिए, ऑपरेशन कोड के लिए, उस ऑपरेशन के लिए ऑपरेंड्स कहाँ कहाँ पर हैं, उनकी लोकेशन क्या है। तो ये जो ऑपरेंड्स हो सकते हैं हमारे, या तो रजिस्टर में होंगे या मेमोरी में होंगे। तो ऑपरेंड फील्ड जो है, एड्रेसेस फील्ड,
वो ALU को ये इंफॉर्मेशन देता है कि कहाँ से ऑपरेंड्स लाने हैं और क्या परफॉर्म करना है। इसमें आगे चलते हैं ऑपरेंड में। तो टू स्टोर द रिजल्ट, तो ऑपरेंड्स में हमारा एक तो सोर्स ऑपरेंड होगा, दूसरा होगा कि डेस्टिनेशन ऑपरेंड। तो ऑपरेंड कहाँ कहाँ हो सकते हैं, रजिस्टर में या एड्रेस ऑफ मेन मेमोरी में हो सकते हैं। और ऑपरेंड हमारा खुद से एक वैल्यू हो सकती है या नंबर हो सकती है। जैसे समेशन के लिए तो 2 ऑपरेंड रिक्वायर्ड हैं, कॉम्प्लीमेंट के लिए केवल एक ही ऑपरेंड रिक्वायरमेंट है। तो हमारा वो नंबर भी हो सकता है, वैल्यू भी हो सकता है, या मेन मेमोरी एड्रेस भी हो सकता है ऑपरेंड में, या रजिस्टर की कोड बिट हो सकती है, क्योंकि सारी चीज बिट्स में ही होगी। तो अब जो ये टोटल इंस्ट्रक्शन है, इसमें जो ऑपकोड है, तो ऑपरेशन हमारा कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें हमें ये भी स्पेसिफाई करना होगा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में कि ऑपरेंड्स की लोकेशंस एज वेल एज द रिजल्टेंट की लोकेशन, रिजल्टेंट हमारा कहाँ पर जाएगा। सो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन, अगर हम बात करें इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की, तो अब हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट किसी इंस्ट्रक्शन के लिए क्या क्या चीजें सपोर्ट करता है। पहला ऑपकोड, दूसरा पार्ट ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स में फिर 2 पार्ट होंगे, एक तो सोर्स ऑपरेंड्स और दूसरा डेस्टिनेशन ऑपरेंड। सोर्स ऑपरेंड्स में भी 1 और मोर, बट डेस्टिनेशन एक ही होगा। इसके अलावा भी मोड फील्ड स्पेसिफाई होती है, जो अभी हम आते हैं उस पॉइंट पर। तो ऑपरेंड फील्ड के 2 पार्ट होते हैं, एक तो एड्रेस फील्ड है, दूसरा मोड फील्ड है। तो एड्रेस फील्ड तो वो है जो अभी हम बात कर रहे थे कि एड्रेसेस फॉर द सोर्स ऑपरेंड्स। एड्रेसेस मींस हियर लोकेशन, रजिस्टर इज आल्सो काउंटेड फॉर द एड्रेस। एड्रेस से मतलब ये नहीं केवल मेमोरी लोकेशंस, रजिस्टर की भी लोकेशंस हो सकती है। मतलब एड्रेस से मतलब ये है कि अगर रजिस्टर हमारा एक ऑपरेंड है, यानी वन और मोर ऑपरेंड्स आर इनसाइड द रजिस्टर, तो उस रजिस्टर के करस्पॉन्डिंग जो बिट नंबर होगी, भाई जैसे मेमोरी के लिए बिट नंबर है, वैसे ऑपकोड के लिए है, वैसे रजिस्टर के लिए है, वैसे मोड फील्ड के लिए, सभी के लिए बिट्स हैं अलग अलग। अब रजिस्टर के लिए कैसे बिट होगी, सपोज करो किसी मशीन में 10 रजिस्टर हैं, तो 10 कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए भी रिक्वायर 4 बिट। तो करस्पॉन्डिंग 4 बिट उस पर्टिकुलर रजिस्टर को स्पेसिफाई कर रही होगी। कोई भी जो 10 कॉम्बिनेशन बनेंगे 4 बिट से, मैक्सिमम तो 16 बनेंगे, लेकिन हमारे रजिस्टर अगर 10 ही है सपोज करो मशीन में, तो 10 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो होंगे वो किसी ना किसी एक रजिस्टर के करस्पॉन्डिंग होंगे। तो उस रजिस्टर का जो बिट पैटर्न है वो यहाँ पर हमें प्लेस्ड मिलेगा। तो ऑपरेंड फील्ड में एक तो एड्रेस फील्ड है, दूसरा मोड फील्ड है। तो अब हम आते हैं एड्रेस फील्ड। तो एड्रेस फील्ड जो है वो 2 चीजों को डिक्टेट करेगा। तो ऑपकोड के अलावा जो इंफॉर्मेशन हमें मिलना है कि where the operands come from and where the final results go to, मतलब सोर्स ऑपरेंड्स कहाँ से आएंगे, जो अभी हम लोकेशन की बात कर रहे थे, मेमोरी और रजिस्टर, और हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो कहाँ पर स्टोर होगा, दोनों चीजें। उसके बाद है मोड फील्ड, यहाँ पे जो हमने बात की है एड्रेस फील्ड एंड मोड फील्ड। सो some additional information is also governed by this address field. एड्रेस फील्ड में ये 2 पॉइंट और रीड आउट कर दो, वैसे तो मैं समझा चुका हूँ। सोर्स ऑपरेंड्स as well as the destination, that means resultant. It can be the memory and or registers. तो जो ये एड्रेसेस हैं ऑपरेंड्स के, ये 2 तरीके से मिल सकते हैं। अभी हमने मोड फील्ड की बात नहीं की है, वी आर कमिंग टू मोड फील्ड। तो जो एड्रेसेस हैं हमारे ऑपरेंड्स के, ये 2 तरीके से हो सकते हैं।
कि सोर्स एंड रिजल्ट ऑपरेंड रेफरेंस इन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रेफरेंस। ये जैसे मैंने पहले बताया था कि कोई इंस्ट्रक्शन है तो सोर्स और रिजल्टेंट ऑपरेंड का रेफरेंस तो चाहिए होगा। उसके अलावा प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करता है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का रेफरेंस भी उसी इंस्ट्रक्शन के साथ चाहिए। मीनिंग ये है कि कोई इंस्ट्रक्शन है तो उस इंस्ट्रक्शन के नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का रेफरेंस प्लेस्ड होगा उस इंस्ट्रक्शन में। सपोज करो कोई इंस्ट्रक्शन है हमारा 15 नंबर पर, तो 15 नंबर वाला जो इंस्ट्रक्शन है उसमें एक रेफरेंस 16 नंबर के इंस्ट्रक्शन के लिए होगा ही होगा। तो ये जो दो हम पार्ट डिस्कस कर रहे थे, सोर्स एंड रिजल्ट ऑपरेंड रेफरेंसेस एंड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रेफरेंस। तो जो सोर्स एंड रिजल्ट ऑपरेंड रेफरेंसेस है वो हमें तीन तरह से मिल सकता है, तीन एरिया में। मेन मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी, अगर मेमोरी में होगा तो मेन मेमोरी में होगा या वर्चुअल मेमोरी में होगा। दूसरा सीपीयू रजिस्टर्स में, तीसरा इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो पहले आते हैं हम सीपीयू रजिस्टर्स पर। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, सीपीयू रजिस्टर में पहले कर लेते हैं। सीपीयू रजिस्टर, ये ठीक है, ऑर्डर वही है क्योंकि आगे मैंने उसी ऑर्डर में बनाया हुआ। तो मेन मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी की बात करते हैं। अगर सीपीयू को मेमोरी रेफरेंस की रिक्वायरमेंट है तो इट विल लुक फॉर द मेन मेमोरी, और एज यू नो इन द मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट कि अगर मेन मेमोरी में कोई रेफरेंस नहीं मिलता है देन इट विल गो टू द वर्चुअल मेमोरी। तो अगर वर्चुअल मेमोरी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब मेमोरी बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द मेन मेमोरी है, तो इट विल लुक फॉर द वर्चुअल मेमोरी, और वर्चुअल मेमोरी से लास्ट में फिर वो मेन मेमोरी में ही आएगा कंटेंट्स, तो वर्चुअल मेमोरी से फिर मेन मेमोरी में आएगा ही आएगा। दूसरा सीपीयू रजिस्टर है, ऑपरेंड कैन बी इनसाइड द सीपीयू रजिस्टर। और तीसरा है इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो अब हम बारी बारी से तीनों की बात करते हैं। अगर मेन मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी में है हमारे ऑपरेंड्स, तो ऑपरेंड्स मेन मेमोरी में है तो ठीक है, इट विल बी डिजिग्नेटेड बाय द मेन मेमोरी एड्रेस। तो मेमोरी वर्ड जो है, मेमोरी एड्रेस वर्ड, उसकी करेस्पॉन्डिंग बिट्स हमारी इंस्ट्रक्शन कोड में रखी होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मेमोरी यूनिट है इतने 4096 वर्ड का, तो उसके लिए हमें 12 बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी इतने वर्ड्स को स्पेसिफाई करने के लिए। इतने वर्ड्स का मतलब हो गया कि 4K वर्ड्स, तो 12 एड्रेस लाइंस की रिक्वायरमेंट होगी, यानी 12 बिट्स जो हैं मेमोरी एड्रेस के लिए रिक्वायर्ड होंगे। तो जो पर्टिकुलर 12 बिट से हमारी इतनी लोकेशंस बन जाएंगी टोटल, तो कोई एक लोकेशन के करेस्पॉन्डिंग जो कॉम्बिनेशन बिट वहां रखा होगा दैट इज रिप्रेजेंटिंग द मेमोरी लोकेशन। तो 12 बिट का एक बिट स्ट्रिंग वहां पे हमें इंस्ट्रक्शन के अंदर मिलेगी और उस एड्रेस पर जाके ऑपरेंड मिलेगा। अगर वर्चुअल मेमोरी है तो वर्चुअल मेमोरी से मेन मेमोरी में मैपिंग वाला एड्रेस होगा। देन सीपीयू रजिस्टर, तो ऑपरेंड्स हमारे सीपीयू रजिस्टर में अगर हैं तो एक या एक से ज्यादा सीपीयू रजिस्टर में हो सकते हैं। तो हर एक सीपीयू रजिस्टर का यूनिक बिट पैटर्न होगा। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर 10 रजिस्टर्स हैं तो वी नीड द 4 बिट पैटर्न फॉर ईच एंड एवरी 10 रजिस्टर्स। तो अगर के बिट्स हम यूज कर रहे हैं तो हमारे पास अगर 2 की पावर k और लेस नंबर ऑफ रजिस्टर्स अवेलेबल इन सीपीयू, जस्ट लाइक द ऑपकोड। जैसे ऑपकोड का हमने डिस्कस किया था कि 64 का जो एग्जांपल लिया था, उसी तरह यहाँ है, जैसे ऑपकोड सिलेक्ट करेंगे वैसे रजिस्टर सिलेक्ट करेंगे। ऑपकोड भी बिट पैटर्न है, यहाँ रजिस्टर के लिए भी बिट पैटर्न है। तो मैक्सिमम जितने रजिस्टर्स होंगे तो उतनी बिट हमें यूज करनी पड़ेगी। इफ 20 रजिस्टर्स आर देयर
तो we will use 5 bits for specifying a register. Now come to third, input or output device. तो इंस्ट्रक्शन में ये स्पेसिफाई हो सकता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस की करस्पॉन्डिंग बिट्स, और बेसिकली इनपुट आउटपुट डिवाइस की करस्पॉन्डिंग जो बिट्स हैं that will be the address of the main memory inside the buffer or corresponding to the buffer of input output devices. अगर मेमोरी मैप्ड इंस्ट्रक्शन यूज IO यूज हो रहा है तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे एक्चुअली इनपुट आउटपुट में कि प्रोग्राम्ड IO, मेमोरी मैप्ड IO, एग्जैक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट आर पॉसिबल। तो ये हम जो है बाद में इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट पढ़ेंगे लास्ट में, तब उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रेफरेंस। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रेफरेंस ये बोलता है कि फ्रॉम वेयर टू फैच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। जो करेंटली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहां से फैच होगा। ये जरूरी नहीं कि नेक्स्ट का मतलब अगला ही इंस्ट्रक्शन हो। इट कैन बी द ब्रांच इंस्ट्रक्शन और इट कैन बी द जंप टू एनी लोकेशन इंस्ट्रक्शन। तो जो हमारा इंस्ट्रक्शन फैच हो रहा है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कि फैच होने वाला है, उसका एड्रेस तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में रहेगा। तो प्रोग्राम काउंटर से पूरी मैकेनिज्म यहाँ पे इंप्लीमेंट होगी। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो फैच होना है वो हमारा लोकेटेड हो सकता है मेन मेमोरी में और वर्चुअल मेमोरी में, जस्ट लाइक द प्रीवियस केस। तो अगर वर्चुअल मेमोरी में है तो वर्चुअल मेमोरी मीन्स जो मैंने पहले डिस्कस किया था, वर्चुअल मेमोरी मीन्स कि आइदर इन मेन मेमोरी और secondary memory. Virtual memory is the combination of total memory. That means existing main memory plus extra secondary memory used for this concept of virtual memory. तो next instruction reference के बाद अभी इसमें 2-3 पॉइंट और हैं, इनको रीड आउट कर दो, ये जो मैं बता भी चुका हूँ। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा फैच होना है वो सीक्वेंशियल होता है, यानी प्रीवियस इंस्ट्रक्शन के जस्ट आफ्टर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है इसमें। तो इस तरह के केसेस में, जो इस तरह के सीक्वेंशियल केसेस हैं, मतलब कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जस्ट आफ्टर द करेंट इंस्ट्रक्शन होता है, उसमें कोई एक्सप्लिसिट रेफरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन जब एक्सप्लिसिट रेफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो मेन मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी एड्रेस भी सप्लाई करना होता है कंपाइलर को इस इंस्ट्रक्शन के साथ। तो सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एक फॉर एग्जांपल लिया हुआ है, ये हमारा ऑपकोड है और उसके बाद ऑपरेंड रेफरेंस, ये एड्रेसेस हैं ऑपरेंड के। तो ऑपकोड 4 बिट है, इसका मतलब मैक्सिमम हमारे 16 इंस्ट्रक्शंस हैं, बट ग्रेटर देन 8 हैं, 9 to 16 इंस्ट्रक्शंस हैं। ऑपरेंड रेफरेंस 1, ऑपरेंड रेफरेंस 2। तो 2 ऑपरेंड हमारे, अब 2 ऑपरेंड कहीं भी हो सकते हैं। अगर ये 6 बिट दिया है तो इस बिट से तो कुछ मालूम नहीं चल रहा है। तो ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 और ये टोटल 16 बिट का हमारा इंस्ट्रक्शन कोड है। ये जो 16 बिट हैं, दिस इज कॉल्ड एज द इंस्ट्रक्शन कोड ऑफ 16 बिट। तो ये हमारी सब स्ट्रिंग है तीनों फील्ड की। अब बात करते हैं हम निमोनिक्स की। तो निमोनिक्स बेसिकली क्या है कि प्रीवियसली कुछ लेक्चर्स में मैंने बताया था कि जो मशीन लैंग्वेज है दैट इज डिफिकल्ट फॉर ए रीडर और प्रोग्रामर टू रीड और टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये कंप्लीटली बिट होती है। तो डिजाइनर ने क्या किया कि इन बिट्स के करस्पॉन्डिंग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बना दिया इंग्लिश लाइट लैंग्वेज में, और इनको बोल दिया निमोनिक्स।
तो निमोनिक्स एक्चुअली क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ग्रुप ऑफ बिट्स के। तो फॉर एग्जांपल जो हमारा ऑपकोड बिट पैटर्न है, तो सपोज ऐड के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग अलग बिट पैटर्न होगा। उस बिट पैटर्न को हमने एक अलग नाम दे दिया डिजाइनर ने। ऐड के लिए सपोज ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्ट, तो ये अलग अलग नाम दे दिया। इसी तरह बिट पैटर्न रजिस्टर के लिए अलग नाम दे दिया, R1, R2, R3। तो ये नाम जो है स्टैंडर्ड है इन दैट सीपीयू। उस सीपीयू के लिए ये हमारे स्टैंडर्ड नेम है। तो इस तरह जैसे कोई बिट पैटर्न लिखा है तो उस बिट पैटर्न को हम निमोनिक्स के फॉर्म में, जैसे हमने लिखा ऐड A, B। अदरवाइज अगर ऐड A, B ना लिखते तो इसके लिए अलग बिट पैटर्न होता, इसके लिए अलग होता है, और P के लिए अलग होता है। तीनों के लिए अलग अलग बिट पैटर्न होता है, और जब कंबाइन करते तो इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो ये जो निमोनिक्स वाली लैंग्वेज है, दिस इज कॉल्ड एज द असेंबली लैंग्वेज। अब लास्ट में आया हमारा मोड फील्ड। तो मोड फील्ड क्या है? बेसिकली ये स्पेसिफाई करता है कि हमारा जो इफेक्टिव एड्रेस है ऑपरेंड का, वो कैसे मिलेगा और कहां से मिलेगा। इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड कहां से मिलेगा और कैसे मिलेगा, दिस इज स्पेसिफाइड बाय द मोड फील्ड। तो इसको स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास, मतलब डिजाइनर के पास स्टैंडर्ड टेक्निक होती है कॉल्ड एज द एड्रेसिंग मोड्स, जो कि हम सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑल्टरनेटिव्स है फॉर सेलेक्टिंग, फॉर स्पेसिफाइंग द लोकेशंस ऑफ द ऑपरेंड्स इनसाइड द इंस्ट्रक्शन, सोर्स ऑपरेंड्स एज वेल एज द रिजल्टेंट ऑपरेंड। और हर एक ऑपरेंड अपना सेपरेटली स्टोर हो सकता है। एक हो सकता है सोर्स ऑपरेंड, कोई एक ऑपरेंड मेमोरी में हो, दूसरा रजिस्टर में हो, डेस्टिनेशन वर्चुअल मेमोरी में हो, या किसी भी तरह का भी कुछ भी पॉसिबिलिटी है। मोड फील्ड यानी एड्रेसिंग मोड विल बी सेपरेट टू ईच एंड एवरी एड्रेस फील्ड। जितने भी ऑपरेंड होंगे सभी के लिए ये सेपरेट है, अलग अलग है। स्पेसिफाइंग एड्रेसिंग मोड, तो इसके दो तरीके होते हैं एड्रेसिंग मोड स्पेसिफाई करने के लिए। पहला तो ये है कि बिट पैटर्न से, बाइनरी कोड से, जैसे कि हम ऑपकोड को स्पेसिफाई करते हैं। जबकि कुछ कंप्यूटर क्या है, हमारे सिंगल बाइनरी कोड यूज करते हैं, जो कि हमारे ऑपरेशन एंड मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन दोनों को एक साथ स्पेसिफाई करता है। मतलब ये है ऑपरेशन एंड मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, दैट मींस ऑपकोड के साथ ही मोड बिट स्पेसिफाई हो जाती है। By this we have completed today's discussion for instruction format. So now I am closing this meeting.